नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनावी माहौल में धर्म के नाम पर वोट मांगना, वोटर को बहकाना, लालच में डालना नेताओं का खास शगल बन चुका है। यूपी में अली और बजरंगबली को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं में चुनावी रेस लगी हुई है। सवाल यह है कि धर्म के नाम पर वोट की उगाही आखिर क्यों कर रहे हैं राजनेता। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ। भारत है, भारत की संस्कृति से खिलवाड़ आजम खान ना करे और चुनाव के बाद उसी रामपुर में आकर के मैं उनका जवाब। हमें बजरंगबली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं। अली पर सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। मैंने कम से कम 1000 करोड़ रुपए बांटे होंगे केवल मुसलमानों के संस्थाओं के, ताकि वो फले फूले। चुनाव आयोग नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहा है। सवाल पूछ रहा है कि जब कानून की किताब में साफ साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो नेताओं के चुनावी भाषण में हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के नोटिस हिंदुस्तान के नेताओं का हौसला डिगा दें तो फिर नेता ही क्या। लोकतंत्र का महासमर है, सत्ता की जबरदस्त जंग है, जीत हर हाल में चाहिए और जीत के शर्तिया हथियार हाथ में है, तो फिर काहे का कायदा, काहे का नोटिस, सब जायज है। चाहे सीधे सीधे वोटरों को लुभाना हो, चाहे दूसरों की गलतियां गिनाने का बहाना। नेताओं के भाषणों में धर्म का मुलम्मा नीचे से ऊपर तक चढ़ा। अली और बजरंगबली पर वोट मांगोगे, कब्रिस्तान और शमशान पर वोट मांगोगे, ईद और दिवाली पर बिजली कितनी आती है कितनी नहीं आती है इस पर वोट मांगोगे। इस बात पर वोट मांगिए मोदी जी कि आपने 5 साल तक हिंदुस्तान के 130 करोड़ आदमियों को झूठ बोला और धोखा दिया। एक दिन पहले ही आजम खान ने रामपुर के मंच से बजरंग अली के नारे लगाकर खुद को भाईचारे का पोस्टर बॉय के तौर पर पेश करने की कोशिश की। लेकिन अगले ही दिन आजम भी अपने असल एजेंडे पर लौट पड़े। जब बीजेपी के बयान बहादुर को बजरंग अली में धार्मिक भावना आहत होने का ख्याल जाग उठा और आजम को घर में आकर देख लेने की धमकी जारी हो गई। जिस ढंग से माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, आजम खान ने जिस ढंग से बयान दिया है, मोदी जी को पहले गालियां दे रहा था, अब आजम खान हमारे देवी देवताओं को गाली देना शुरू किए, हनुमान जी को गाली दी है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये भारत है, भारत की संस्कृति से खिलवाड़ आजम खान ना करे और चुनाव के बाद उसी रामपुर में आकर के मैं उनका जवाब दूंगा। बोलने का एक आदत से मजबूर है, ये सुधरेंगे नहीं, ये बौखला गया है, इसलिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। इस स्तर पर कोई आपके साथ मुकाबला, इस स्तर पे इस तरह का गाली कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ आजम खान ही दे सकता है। देवबंद में पहली चुनावी रैली से मुसलमानों को बीएसपी के लिए वोट मांगने की अपील करने वाली मायावती भी अब अली बजरंगबली राजनीति के लिए योगी को धन्यवाद कर रही हैं। जो इन्होंने हमारे गठबंधन के बारे में इशारा करते हुए ये कहा है कि यदि इनके अली हैं तो हमारे बजरंगबली हैं, ये इन्होंने कहा है। लेकिन इस संबंध में मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं। लब्बलुबाब ये है कि भारतीय राजनीति की धुरी धर्म से नहीं डिगेगी। विकास और मुद्दों की बातें तो आगे पीछे होती रहेंगी, वोट कैसे मिलना है ये वो ब्रह्म ज्ञान है जो किसी युग में नहीं बदलेगा। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा और रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। अली और बजरंगबली के सहारे हैं जो नेता बने हुए हैं बाहुबली इस वक्त। क्या इसके जरिए चुनावी नैया पार हो पाएगी उनकी, इस पर रहेगी हमारी नजर। ब्रिटिश शासन के दौरान जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को आज 100 बरस बीत गए। 100 साल पहले आज के दिन जनरल डायर ने बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवाई थीं, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। आज राहुल गांधी उस नरसंहार के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने जलियांवाला बाग पहुंचे। राहुल का पहुंचना था कि सियासी पारा चढ़ गया। दृश्य जरूर फिल्मी है, मगर 100 बरस पहले आज के ही दिन ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने सचमुच जलियांवाला बाग में ऐसा ही नरसंहार किया था।
100 बरस बीत गए, लेकिन जलियांवाला बाग का दर्द आज भी देश के सीने में शूल सा चुभता है। मगर 100 बरस बाद अब जलियांवाला बाग पर सियासत गरमाई हुई है। देखिए, राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब सरकार के मंत्री, विधायक सबके सब अमृतसर में जलियांवाला बाग पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां जलियांवाला बाग में शहादत देने वाले जाबाजों को श्रद्धांजलि दी, मगर राहुल की यही श्रद्धांजलि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को चुभ गई। सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिरसा ने राहुल पर करारा हमला बोला। राहुल गांधी को कोई हक नहीं है वहां जलियांवाले बाग जाने का। ये वह कांग्रेस है जिसने जलियांवाले बाग से कुछ ही कदम आगे, जो श्री दरबार साहब सिखों का सबसे पवित्र स्थान है, उसके ऊपर इसी तरह जिस तरह जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, इसी तरह इंदिरा गांधी ने इस श्री दरबार साहब के ऊपर हमला किया, श्री अकाल तख्त साहब को गिराया, बेगुनाह लोगों को मारा। उधर दक्षिण का किला फतह करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करने निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए 1984 सिख दंगे का जिक्र कर दिया। I want to ask the Congress party who will do न्याय to the victims of the 1984 Sikh riot. मतलब ये कि चुनावी माहौल है, लिहाजा सियासी लोग हर बात, हर तस्वीर में सियासत तलाश रहे हैं। मगर इस सियासत के बीच आपको बता दें कि अमृतसर में भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर सर डोमिनिक एस्क्विथ ने जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विजिटर बुक में लिखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड को 100 बरस हो गए हैं। ये ब्रिटिश भारत के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना थी। जो भी हुआ, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। मुझे खुशी है कि यूके और भारत 21वीं सदी में सहयोगात्मक प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। ओ यार तू ठल्ले कर यार एक दिन पहले ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड को शर्मनाक और काला धब्बा बताया था। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1819 के दिन जनरल डायर ने सभा कर रहे सिखों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस सामूहिक नरसंहार के 100 बरस होने पर श्रद्धांजलि तो दी जा रही है, लेकिन सियासत भी जबरदस्त हो रही है। वहीं क्या इस बार वाराणसी में सुपरहिट मुकाबला होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी को सीधे प्रियंका गांधी चुनौती देंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक प्रियंका वाराणसी से विपक्ष की साझा उम्मीदवार हो सकती हैं और इस पर आखिरी फैसला राहुल गांधी को लेना है। अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। तब तक इन बयानों का मतलब सिर्फ अटकलें थी। अटकलें ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जान फूंकने के इरादे से चुनावी समर में उतरी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ाएगी या नहीं। लेकिन जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है, अटकलें गंभीरता की शक्ल लेती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनौती दे सकती हैं, काशी से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये सबसे बड़ा मुकाबला होगा। पहले से ही वीवीआईपी बनारस सीट का कद और बढ़ जाएगा, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका पर टिप्पणी करने से कतरा रहे हैं। मैं जो है सुनी सुनाई बात पर कभी तरजीह नहीं देता। जब कोई ऐसा निर्णय होगा तो हम आपको बताएंगे। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं। कांग्रेस ने महासचिव बनाकर प्रियंका को मिशन यूपी पर भेजा है। प्रियंका पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, जहां वाराणसी सीट भी है, और राहुल को प्रियंका पर भरोसा भी है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं रह सकती है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़े करने का काम मैंने प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया है। वाराणसी प्रधानमंत्री का गढ़ है। 2014 में मोदी ने काशी को चुना,
इसे अपना दूसरा घर बताया, यहीं से चुनाव लड़ा और बहुत बड़ी जीत दर्ज की। 2014 की लहर में मोदी ने केजरीवाल को करीब 4 लाख वोट से हराया था, लेकिन तब मुकाबले में कांग्रेस भी थी, बीएसपी भी थी और समाजवादी पार्टी भी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रियंका के मैदान में आने पर वो साझा विपक्ष के उम्मीदवार हो सकती हैं, और ऐसा हुआ तो वाराणसी का रण दिलचस्प हो जाएगा। 2019 के सियासी महाभारत के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा खुद तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस से लड़ने को तैयार, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व यानी राहुल सोनिया कांटों भरी राह में चलकर कमल का फूल उखाड़ने का रिस्क ले पाएंगे, वो भी प्रियंका पर दांव लगाकर। दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। वैसे प्रियंका गांधी अगर मैदान में उतरती हैं वाराणसी से तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर फैसला तो राहुल गांधी को लेना है, वो आगे क्या करते हैं इस पर रहेगी हमारी नजर। उधर एक हफ्ते के भीतर आरजेडी की ओर से दोबारा ये बात उछाली गई है कि नीतीश कुमार आरजेडी से दोबारा गठबंधन करना चाहते थे, वो भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने के 6 महीने के अंदर। बकायदा नीतीश ने अपने दूत प्रशांत किशोर को आरजेडी के पास भेजा, बार बार भेजा। ये पूरा का पूरा मामला है क्या, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये उस रोज की तस्वीर है जब रातों रात लालू यादव को छोड़कर नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई थी। तब एक दिन में ही मंच बदल गया था, मंच के साथ नीतीश कुमार का मन भी बदल गया था। मगर अब जब चुनावी समर अपने शबाब पर है तो आरजेडी की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी से गठबंधन खत्म करने के 6 महीने के भीतर ही नीतीश कुमार आरजेडी से दोबारा गठबंधन करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे थे। वो अपने दूत प्रशांत किशोर को बार बार लालू यादव के पास भेज रहे थे और उनसे मनुहार कर रहे थे कि लालू मान जाए। और इस बार ये दावा लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया है। राबड़ी देवी का दावा है कि नीतीश के करीबी और जेडीयू के उपाध्यक्ष जेडीयू और आरजेडी के विलय का प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्होंने लालू यादव को अपनी ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव भी रखा था। राबड़ी के मुताबिक प्रशांत किशोर विलय के प्रस्ताव को लेकर 5 बार आए थे। ये मुलाकातें पटना के 10 सर्कुलर रोड और तेजस्वी के सरकारी बंगले में हुई। प्रशांत किशोर यहाँ आए थे 4-5 बार, चाहते थे कि नीतीश कुमार वापस आ जाए महागठबंधन में। फिर ये भी ऑफर आया कि दोनों दलों का विलय भी हो जाए। इस तरीके की बात हुई थी क्या? जी, इस तरह के लालू जी से बात हुआ था, हमारा सामने हुआ था। कितनी बार आए थे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर तो यहाँ 4-5 बार आ चुके। राबड़ी का दावा है कि प्रशांत किशोर के प्रस्ताव पर वो नाराज थी। उन्होंने प्रशांत किशोर को निकल जाने को कहा था क्योंकि नीतीश पर भरोसा नहीं रह गया था। अब लालू के लाल पूछ रहे हैं कि इन आरोपों पर नीतीश खामोश क्यों है। पहले भी हम लोगों ने कहा था कि कई बार जो है हम लोगों को ऑफर आया है। प्रशांत किशोर जी हमसे भी मिल रहे हैं, लालू जी से भी मिल रहे हैं और कांग्रेस के कई एक नेता से भी मिल रहे हैं। तो ये बात तो सब जो है किताब में आ ही गया है। लालू यादव ने भी अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में दावा किया है कि नीतीश ने महागठबंधन में वापसी के लिए कई बार अपने दूत प्रशांत किशोर को भेजा। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लालू यादव आए, उनसे खुली बहस करें। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा था कि अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो लालू यादव शर्मिंदा हो जाएंगे। बहरहाल बिहार चुनावी बुखार से तप रहा है। इस बार सीधा मुकाबला 2 गठबंधनों में है। ऐसे में जुबानी जंग भी तेज है, पर सवाल यह है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन, या फिर सब कुछ मैं सियासी शिगुफा ही है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। सवाल यह है, राबड़ी देवी का बयान सच्चा है या फिर चुनावी स्टंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनावी अभियान पर उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के दौरे पर रहे। तमिलनाडु और कर्नाटक की रैलियों में मोदी ने कांग्रेस की न्याय योजना पर तीखे हमले बोले। साथ ही वंशवाद के नाम पर गांधी परिवार को भी आड़े हाथों लिया। उनका दर्शन वंशोदय है, हमारा दर्शन अंत्योदय है। उनके वंशोदय से भ्रष्टाचार और अन्याय पैदा होता है। हमारे अंत्योदय से पारदर्शिता और ईमानदारी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। उनका वंशोदय
अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करता है। हमारा अंत्योदय एक चाय वाले तक को प्रधानमंत्री बना देता। I want to ask the Congress party who will do न्याय to the victims of the 1984 Sikh riots, who will do न्याय to all the victims of the anti-Dalit, who will do न्याय to the victims of the Bhopal gas tragedy, among the worst environment disaster in India. Now they are saying, अब होगा न्याय। दक्षिण से महाप्रहार मोदी का इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी इस बार दक्षिण से भी केरल की वायनाड सीट से अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। उधर यूपी में अब की बार बीजेपी और गठबंधन में कांटे की टक्कर है, लेकिन अखिलेश यादव को जीत का पूरा भरोसा है। बदायूं में उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। पहला फेज खत्म हो चुका है, क्या उम्मीदें हैं? पहले फेज से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, पहला फेज खत्म हो गया है, किस ढंग से देखते हैं, कितनी उम्मीद है और कितना आशावान? देखिए, जो पहले चरण का संदेश है वो साफ दिखाई दे रहा है। किसानों ने, नौजवानों ने और हर वर्ग के लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। आज लोग याद कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की थी। जनता ने और खासकर किसान, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों ने वोटबंदी की है। सभी वर्ग के लोग आगे आए हैं कि जीएसटी से जो धोखा मिला है व्यापार को, आज व्यापारी भी खिलाफ है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं पहले चरण में जनता ने फैसला लिया है, सरकार के खिलाफ मतदान हुआ है, भारी संख्या में जीत है और ये जीत का फासला बढ़ता चला जाएगा चरणों के हिसाब से। वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं बीएसपी एसपी। देखिए, अभी तक तो आपको भी पता है और जो खबरें हमने देखने को मिली, आप लोग भी क्षेत्र में गए हैं, सूचना यही मिल रही है कि दोनों दलों के कार्यकर्ता मिलकर के गठबंधन के प्रत्याशियों का सहयोग कर रहे हैं। अली और बजरंगबली का जो योगी का बयान आया, किस ढंग से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं उन्होंने बोलना क्या है। उन्होंने बोल दिया, अब चुनाव के सामने माफी मांग ली, अगले चुनाव में कुछ और बोल देंगे। पिछले चुनाव में भी बोला था। उनका लक्ष्य ये था कि हिंदू मुसलमान के खिलाफ खाई पैदा हो जाए, दीवार खड़ी हो जाए। लेकिन इस गठबंधन ने, महागठबंधन ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जो हमारे देश की अच्छाई है, जो हमारे देश की खूबसूरती है कि सभी धर्म, सब जाति के लोग एक साथ रह करके काम करें। आज सवाल ये है, समाजवादियों ने ये कहा है और गठबंधन का पैगाम भी यही है कि सामाजिक न्याय से होगा महापरिवर्तन। आप देखिए क्या रास्ता अपनाया बीजेपी ने। जो लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, जिन्हें थोड़े बहुत अधिकार मिल गए थे संविधान से, उस संविधान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उस संविधान से मिले हुए अधिकारों को वंचित करने का काम कर रहे हैं। जनता जागरूक है, जाग गई है। ये इंटरनेट का जमाना है, ये जो उनके इंटरनेट टेररिस्टों का कुछ नहीं होने वाला है, जनता सब समझ रही है। अब कांग्रेस के खड़े होने से कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि महागठबंधन का नुकसान होगा। देखिए, कांग्रेस की बात अब इसलिए मत करिए कि कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा फर्क नहीं है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। जनता ये समझती है। महामिलावट बार बार कहा जा रहा है मोदी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा कि महामिलावट। ये महामिलावट नहीं है, ये महापरिवर्तन की आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी समझ गई है। असली में अगर महामिलावट वो होगा जिसके पास गठबंधन ज्यादा होंगे, जिसके पास दल ज्यादा होंगे। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने दल हैं? अगर दल उनके साथ ज्यादा हैं तो महामिलावट का गठबंधन कोई है तो वही है। मायावती का साथ मिलने के बाद उत्साहित हैं अखिलेश यादव अपनी जीत का दावा करते हुए। बात अब आरएलडी नेता जयंत चौधरी की भी कर लेते हैं, जिन्होंने बुलंदशहर की रैली में मोदी और योगी पर विवादित बयान दिया और निजी टिप्पणी कर दी है। सुनिए। हमारे देश में राधा कृष्ण की जोड़ी थी, राम सीता की अद्भुत जोड़ी थी। आज देश में जोड़ी है मोदी और योगी की। और उनका नारा मालूम है क्या है? हमारा ना तो हमारा घर बसा, ना आपका घर बसने देंगे। चले आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद पर कांग्रेस के लगातार हमलों का जवाब देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए हैं। बचाव के तौर पर जेटली ने राहुल गांधी के एमफिल पर सवाल उठा दिए। अपने ब्लॉग में जेटली ने लिखा है कि राहुल के शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच की जाए तो बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जेटली ने आगे लिखा कि कमाल यह है कि राहुल ने बिना मास्टर्स डिग्री के एमफिल कर लिया। ये देखिए, ब्लॉग के जरिए अरुण जेटली ने निशाना साधा सीधे राहुल गांधी पर।
डिग्री वॉर में अब कूद पड़े हैं अरुण जेटली, क्योंकि आपको बता दें प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से बाकायदा सुर से कल हमला किया गया था स्मृति ईरानी पर, जिसका जवाब देने के लिए वित्त मंत्री अब खुद सामने आए और उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए निशाना साधा राहुल गांधी पर और उनकी डिग्री को लेकर। उधर नमो टीवी पर चुनाव आयोग के नोटिस का बीजेपी ने जवाब दे दिया है। बीजेपी का कहना है कि इस पर अब बगैर प्रमाणित कंटेंट नहीं दिखाए जाएंगे। आयोग ने बीजेपी को साफ साफ निर्देश दिए थे कि मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी की इजाजत लिए बगैर कोई भी कंटेंट नमो टीवी पर नहीं डाला जाए। साथ ही पहले से डाला गया बिना इजाजत वाला कंटेंट फौरन हटा दिया जाए। अब इस बात का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मायापुरी में सीलिंग करने पहुंचे अधिकारियों और स्थानीय दुकानदारों में जबरदस्त बवाल हो गया। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों पर पत्थरबाजी की तो सुरक्षा कर्मियों ने भी जमकर लाठी भांजी। दिल्ली पुलिस के जवान लाठियों से लोगों को लाल कर रहे हैं। दिल्ली के लोग पुलिस कर्मियों पर जबरदस्त पत्थरबाजी कर रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, हंगामा मचा, अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली में मायापुरी का कबाड़ बाजार मोहल्ला जंग का मैदान बना हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, सैकड़ों लोगों के हाथ में लाठी, डंडे और पत्थर है। आक्रोशित लोगों ने दिल्ली पुलिस के जवानों और आईटीबीपी के जवानों को तोड़ा दिया है। सुरक्षा कर्मी बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में यह तस्वीर पलट गई। सुरक्षा कर्मियों ने लाठियां बरसानी शुरू की तो यहां भगदड़ मच गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं, क्या मंजर हैं। यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हुई। आप देखिए, गाड़ियों के शीशे टूटे पड़े हैं। सड़क पर आपको जगह जगह पत्थर दिखेंगे। आप देख सकते हैं सारी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। सड़क पर पत्थर चारों तरफ बिखरे हुए हैं और सामने आप देखिए दिल्ली पुलिस और इसके अलावा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर मौके पे मौजूद है। दरअसल एनजीटी ने करीब 850 फैक्ट्रियों और दुकानों को सीज करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के जवान एनजीटी के आदेश पर यहां सीलिंग करने पहुंचे थे। सीलिंग करने पहुंची टीम ने अभी 6 दुकानों में ताले लगाए ही थे कि लोग आक्रोशित हो उठे और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लोगों से सुनिए, वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की। कोई नोटिस नहीं आया जी। जज साहब के सामने परसों पेश हुए थे, उन्होंने सौतेले बेटे की तरह बाहर निकाल दिया। बोला हम तुम्हें सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। ये पुलिस वालों ने किया। जो फोर्स आई थी उसने पथराव किया है। ये भीड़ को हटाने के लिए और भड़काया गया यहाँ पर पब्लिक को। मामला राजधानी का था, लिहाजा सियासी तेवर भी सामने आने लगे। आम आदमी पार्टी ने सियासी रोटियां सेकने के लिए तुरंत राजनीतिक तवा चढ़ा दिया। भयानक। जनरल डायर की मोदी पुलिस ने मायापुरी के लोगों पर विभत्स पत्थरबाजी की। जहां बवाल हुआ वहीं पर बीजेपी की तरफ से सांसद प्रवेश वर्मा भी सियासत चमकाने पहुंचे। इन लोगों को अचानक बिना कोई बात किए, बिना कोई नोटिस दिए, कोई और अचानक आज अपना त्योहार का दिन है, सभी लोग अष्टमी की पूजा कर रहे हैं, कल बैसाखी का त्योहार है। ऐसे त्योहार के दिन में किसी का रोजगार उतारना, और वैसे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब सियासत जबरदस्त है, मगर जिस तरह से पुलिस पर पथराव हुआ है उसमें कई पुलिसकर्मी और आईटीबीपी के कई जवान घायल हैं। सवाल यह है कि जब कोर्ट ने सीलिंग करने का आदेश दिया है तो लोग मान क्यों नहीं रहे और पत्थरबाजी करने वाले लोगों से हमदर्दी दिखाकर सियासी जमात क्या कोर्ट के आदेश का अपमान नहीं कर रही। मनोरंजन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। उधर यूपी के संत कबीर नगर में बीजेपी समर्थकों के बीच आपस में झड़प हो गई। झड़प के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर कुर्सियां चली। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल यहां यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे का दौरा था। उनके दौरे को लेकर तैयारियां की गई थी। उसके पहले ही सांसद शरद त्रिपाठी और बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के समर्थक आपस में भिड़ गए। जिस इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल यहां से बीजेपी के विधायक और सांसद के बीच जूता कांड वाली तस्वीर भी सामने आई थी। आज देखिए कार्यकर्ता आपस में किस तरह से भिड़ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर पूर्वांचल की सीट पर बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संत कबीर नगर की ये तस्वीरें हैं। संत कबीर नगर जो कि गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां से बिल्कुल पास है। और वहां पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता आपस में कैसे भिड़ गए, वो भी अपने ही अध्यक्ष के कार्यक्रम के दौरान। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां चलाई गई।
उधर राहुल गांधी के चेहरे पर लाइट पर सियासी फाइट शुरू हो गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कैमरे की फ्लैश की लाइट से डरने वाले राहुल मां के आंचल में छिप जाए। पिछले दिनों अमेठी में नामांकन के बाद राहुल के चेहरे पर लगातार नीली लाइट से बवाल मच गया था। जो व्यक्ति एक कैमरे की फ्लैश से डर गया वो देश की रक्षा क्या करेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो सीमा पर जाकर पाकिस्तान की और चाइना की बॉर्डर पर जाकर दिवाली मनाता है, और एक आदमी अंदर फ्लैश की लाइट से ही घबरा गया। उसको तो मां के आंचल में छुप जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर सियासत अपनी जगह, लेकिन बड़े नेताओं को लेकर अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो उन्हें एड्रेस किया जाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। देश तक में इसी के साथ बस इतना ही। लेकिन लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।